जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिनकभी स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आप हर दिन लगभग कम से कम 10 से 12 घंटे तो स्टडी कर ही रहे होंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से अपेक्षाएं हैं। साथियों, हमारा जो शेड्यूल है वो किस तरीके से है, जो हफ्ते के पहले 3 दिन होते हैं, यानी कि आपका सोमवार, आपका मंगलवार और आपका बुधवार, उसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। और जो बाकी के आपके 3 दिन होते हैं, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री को। और जो हमारा संडे होता है, ये दिन हमारा पूरी तरीके से रिजर्व रहता है किस चीज़ के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो टेस्ट होता है यूके ट्रिपल एससी के जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई इतनी बात। आज जो हम यहाँ पर सेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री का सेक्शन, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति, ठीक है। प्राचीनतम जाति के अंदर जो हमारी उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है, उसके अंदर हम आज के लेक्चर में 3 जातियों के बारे में बात करेंगे। एक आपकी हो गई कोल, दूसरी आपकी किरात और तीसरी आपकी खस, ठीक है। तो एक एक चीज को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। लेक्चर छोटे इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बना पाओ, ठीक है। अपने नोट्स आप लोग तैयार कर पाए, इसलिए जो वीडियो की जो साइज है वो मेरे द्वारा कम कर दी गई है, कि जिससे आप लोगों को क्या हो, आप लोगों को एक ऐसा आलस्यपन ना आए कि हाँ भाई इतना बड़ा वीडियो है, कौन बनाता है, और थोड़ा आज बनाएं और फिर आप लोग भागे। लेकिन छोटे वीडियो देने का जो मेरा आप लोगों के प्रति मोटिव है, ये है कि आप कंटिन्यूटी दिखाएं और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो नीति अपनाकर आप लोग पूरा इस कंप्लीट कर ले इस उत्तराखंड के इतिहास को। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जो उत्तराखंड का इतिहास, जिन दो बुकों का निचोड़ हम ले रहे हैं, वो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास की बुक डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की, और दूसरी है उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो बुक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की। इन दोनों बुकों का जो भी निचोड़ है वो इस पीपीटी के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कोल जाति के ऊपर, ठीक है। तो कोल जाति के बारे में सबसे पहले आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड की यह सबसे प्राचीनतम जाति है, ठीक है। आपसे पूछेगा कोई कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, तो आप बताओगे कोल, ठीक है। अब किसने माना है कि कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति है, तो ये माना है उत्तराखंड के प्रसिद्ध खोजी इतिहासकार हैं हमारे, कौन, शिव प्रसाद डबराल जी। उनके अनुसार जो कोल है वो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति थी। क्लियर हो गई इतनी बात। इन कोलों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। आपसे पूछा जाएगा कोल का, जो कोल जाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप कहोगे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। कोल जाति को शबर या मुंड उपनाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शबर या मुंड उपनाम से किन्हें जाना जाता है, आप कहोगे कि मास्टर जी किन्हें जाना जाता है, कोलों को जाना जाता है। जो ये कोल जाति के लोग हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों से समानता रखते थे, ठीक है। यानी कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, इनका है जिस टाइप से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन था, ठीक इन्हीं की तरह ये लोग भी क्या रखते थे, कोल लोग जो है समानता रखते थे। कोलों के बाद, ठीक है, जैसे ही कोलों के बाद उत्तराखंड में मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है हमारा, उसमें किरात जाति का आगमन हुआ, ठीक है। किस जाति का आगमन होता है, किरात जाति का आगमन होता है, जिसके पश्चात कोल और किरातों के बीच इस क्षेत्र के लिए क्या होना शुरू होता है, संघर्ष होना शुरू होता है, और किरात इसमें क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। यानी कि जीत किसकी हो जाती है, किरातों की हो जाती है, और फिर किरातों के द्वारा कोलों को, ठीक है, यानी कोलों को अपना ग्राम सेवक नियुक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों,
पूरी की पूरी जो ये पीपीटी है, ये आपका एक स्लाइड है, इसकी कहानी आप लोग समझिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, आप कहोगे कोल। अब आपसे ये भी पूछा प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से दे सकता है कि खोजी इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है, और ऑप्शन में दे सकता है कोल, किरात, खश, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या करना है, कोल। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कोल है साहब, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आप बताओगे कि जो इनका मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, कोल जाति को सबर या मुंड भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सबर या मुंड किन का उपनाम है, तो आप कहोगे कोलों का उपनाम है। जो ये कोल जाति के लोग हैं दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों से क्या रखते थे, सिमिलरिटीज रखते थे, समानता रखते थे। क्लियर हो गई इतनी बात। कोलों के बाद, ठीक है, कोल कुछ टाइम जब कोल यहाँ पर रह रहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय जो क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का, उसमें किरात जाति का आगमन होता है। और जब किरात जाति का यहाँ पर आगमन होता है तो किरातों और कोलों के बीच संघर्ष यानी कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। एक कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है, एक कहता है मेरा है, और इस संघर्ष में, इस कड़े संघर्ष में किसकी विजय होती है, किरातों की विजय हो जाती है। और किरात जो है वो कोलों को अपना ग्राम सेवक नियुक्त कर देते हैं। आई होप इतनी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस है, आप लोग देख सकते हो इनको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्लाइड आ गई है आगे की। टेस्ट के बारे में ये जानकारी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। 7618172369 ये नंबर आप लोगों को अपने मोबाइल में सेव करना है, और आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये अपने बारे में अपनी राम कहानी नहीं सुनानी है मुझे। सिर्फ इतना करना है, अपना नाम लिखना है आप लोगों ने, और अपने जिले का नाम लिख लेना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप में ज्वाइन करना है। अब ग्रुप में ज्वाइन करने के आप लोगों के लिए फायदे क्या होंगे, जैसे ही आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आप लोगों को इसके अंदर क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लास की पीपीटी मिलेगी और क्लास के पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और हर संडे को आपका क्या होना है, टेस्ट होना है। क्लियर है। उसके अलावा ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन का आप लोग उस ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं, और कई विद्वान छात्र छात्राएं हैं उस ग्रुप के अंदर, वो आप लोगों के, ठीक है, वो आप लोगों का क्या करेंगे, वहां पर रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट को दूर करने का काम करेंगे। क्लियर है। अब देखिए टेस्ट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है। 20 प्रश्न आपसे हिंदी के पूछे जाते हैं, उत्तराखंड जीके के आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जीएस के, ठीक है, और कंप्यूटर के पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम पैटर्न रहता है, सेम सा हमारा जो संडे को हमारा टेस्ट होता है उसका भी एग्जाम पैटर्न रहता है। आई होप इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, जो संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसका लेवल काफी हाई रहने वाला है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, इसलिए आप लोग हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, हर एक सेक्शन को अच्छे से आप लोग देखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किरात जाति के बारे में। कौन सी जाति के बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, किरात जाति के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके शिव प्रसाद डबराल जी है, उन्होंने तो सबसे प्राचीनतम जाति उत्तराखंड की माना है कोल को, लेकिन जो ग्रेशन है, ठीक है, ग्रेशन जो महोदय हैं, उनके द्वारा उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति किरात को माना गया है। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेशन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है। ठीक है, तो आप कहोगे किरात है, किरात है, किरात है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। अब देखिए स्कंद पुराण में किरातों को भिल नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्कंद पुराण में किरातों के लिए क्या कहा गया है, किस शब्द से उन्हें संबोधित किया गया है। आप कहोगे भिल शब्द से। किस शब्द से, भिल शब्द से। पुराणों में माता पार्वती हो गई, माता गंगा हो गई और माता लक्ष्मी हो गई, इनको किराती नाम से संबोधित किया गया है।
महाभारत के वन पर्व में, शवा पर्व में और भीष्म पर्व से किरातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनका अब आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि आराध्य देव, ठीक है, आराध्य देव कौन है इनके? शिव है। कौन है? शिव है। आपको याद होगा दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अर्जुन से किरातों का युद्ध होता है तो किरातों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आते हैं भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव। तो किरातों के देवता कौन है? भगवान शिव है, हमारे भगवान भोलेनाथ है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जहां एक तरफ कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि था, ठीक है। तो यहीं पर इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन और आखेट है। आखेट यानी कि शिकार, ठीक है, शिकार करना। उसके अलावा क्या फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखनी है? वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक रामायण हो गई, ठीक है, बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कादंबरी हो गई, बारह मिहिर द्वारा रचित पुस्तक बृहद संहिता हो गई। इन सभी पुस्तकों से, इन सभी धर्म ग्रंथों से किरातों के नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आई होप इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए, जो आपका मत्स्य पुराण है एवं मार्कंडेय पुराण है, इन पुराणों से भी हमें किरातों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक रघुवंशम से भी हमें किरातों के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तराखंड की, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो शिल्पकार जाति है, शिल्पकार यानी कि जो आप लोगों के लकड़ी के काम करने वाली जो जाति है, बढ़ई वाली, जो बढ़ई का काम करने वाली जो जाति है, वो स्वयं को क्या मानती है? इन किरातों का वंशज मानती है, इनकी अपने आप को संतान मानती है। और इनकी जो भाषा है दोस्तों, उस भाषा को मुंडा कहा जाता है। बस इतनी सी जानकारी आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इन सभी जगहों से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने की संभावना है वो ये है कि कौन सी जाति अपना आराध्य देव शिव को मानती थी। आपको ऑप्शन में दे देगा किरात, खश, कोल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या आंसर करना है? किरात। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि ग्रेसन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति कौन सी है? आपका आंसर होगा किरात। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, आगे देखिए आप लोग अब, ठीक है। तो ये सारे इमेजेस आप लोग आराम से देख लेना इन जातियों से संबंधित, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं खस जाति के बारे में। किस जाति के बारे में करते हैं बात? खस जाति के बारे में, ठीक है। खसों का जो मूल स्थान है वो कहाँ का माना जाता है? मध्य एशिया का माना जाता है। आपसे पूछे जाए कि खसों का जो मूल स्थान है वो कहाँ का माना जाता है? मध्य एशिया का माना जाता है। परंतु उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो खसों को, ठीक है, जो खसों को क्या है, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार असम के थे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो आपके उत्तराखंड वाले जो खस है ना, वो कहाँ के हैं? वो असम के थे, ठीक है। चलिए, यहां आकर खसों ने, ठीक है, खसों ने किरातों के उच्च वर्ग के साथ तो वैवाहिक संबंध बना लिए, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पराजित कर कर उनको अपना दास बनाया, ठीक है। तो देखिए इनका जो, जैसे देखिए, कोलों को हराया किसने? किरातों ने, ठीक है। लेकिन खसों ने थोड़ा सा अपनी नीति में परिवर्तन किया। खसों ने क्या किया? जो उच्च वर्ग के लोग, यानी कि जो ठीक ठाक पैसे वाले होंगे या अच्छे अच्छे जिनका रहन सहन अच्छा होगा, ठीक है, उन लोगों से तो इन लोगों ने क्या कर दिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन जो निम्न तबके के लोग थे, निचले तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उन लोगों को खसों ने पराजित कर दिया और उन लोगों को क्या बना लिया? अपना दास बना लिया। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला जो फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, खसों को ही, ठीक है, खसों को ही उत्तराखंड के भीतर वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अब आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई कि कौन, किन्हें
वर्ण व्यवस्था का जनक माना जाता है उत्तराखंड के अंदर, तो आप कहोगे खसों को। ठीक है, खस जाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि खस जाति के जो लोग थे वो किस धर्म को मानते थे, आप कहना बौद्ध धर्म को मानते थे। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे देखिए, इनके समय में उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। आपसे पूछा जाता है किस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक होता है उत्तराखंड के अंदर, आप कहोगे किसके समय होता है, खसों के समय होता है। इनमें दो प्रथाएं थी, एक थी जेठो प्रथा और एक थी टेकुआ प्रथा। ठीक है, अब ये जो जेठो प्रथा थी इसमें क्या था, संपत्ति बंटवारे में बड़ा भाई जो रहता था साथियों, उस बड़े भाई के न्यारे वारे हो जाते थे। जो बड़ा भाई होता था उसको अतिरिक्त संपत्ति प्रदान की जाती थी। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जैसा किसी घर में 4 भाई है और जो सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, उसको क्या मिलेगी, जो पिता की जो संपत्ति होगी, जितनी भी संपत्ति मिलेगी होगी, उस संपत्ति में उसे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिए कि कितना मजे पड़ जाते होंगे इसके। ठीक है, तो आगे देखिए टेकुआ प्रथा। ठीक है, टेकुआ प्रथा की बात करें हम लोग तो टेकुआ प्रथा क्या है, जो विधवा महिला होती थी, यानी कि जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उस औरत को यानी कि उस महिला को दूसरे विवाह करने की आजादी थी। बस इतनी सी बातें आप लोगों को खसों के बारे में ध्यान रखनी है और आपका चैप्टर क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने किनके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ लिया आज उत्तराखंड की प्राचीनतम जातियों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने कोलों के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, किरातों के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, खसों के बारे में पढ़ा, यानी कि के क्यूब। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो के क्यूब हमने आज क्या कर लिए हैं, फिनिश कर दिए। के फोर कोल, के फोर आपके किरात और के फोर आपका खस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए जो मैं बातें बताऊंगा आप लोगों को, उन बातों को आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, उन बातों का आप लोग अपने अंदर मनन करना। मैं देखिए हर स्टूडेंट, ठीक है, हर स्टूडेंट की एक समस्या आती है सामने कि सर 2-4 प्रश्न आते हैं उनके, सर हमको समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, कोई बोलता है कि सर अब हमारे पास पर्याप्त समय नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए पर्याप्त समय कैसा, लड़का बोलता है सर कि अब तो भाई सर अब तो घर वाले भी बोल रहे हैं कि तू कहीं नौकरी कर ले, तू कहीं काम धाम कर ले, अब हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। लड़कियों की ये प्रॉब्लम आती है सामने कि सर अब हम आगे कैसे करें, इतना टाइम हो गया तैयारी करते करते। तो देखिए आप लोग जो हैं, जिन लोगों को 1 या 2 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, वो सिर्फ अपना रिवीजन पर फोकस करें। ठीक है, रिवीजन पर वो लोग अपना फोकस करें और जितना कम हो सके, आप लोगों के टाइम कम बचा है अब एग्जाम के लिए, जितना कम हो सके उतना आप लोग अब नए टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, पुराना जितना आपके पास है मटेरियल है उसको आप बार बार रिवाइज करना शुरू कर लीजिए। आपको उसमें परफेक्टनेस होनी चाहिए। अगर आप लोगों को उसमें परफेक्टनेस हासिल हो गई, ठीक है, तो आप लोगों को जरूर सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, और जिन लोगों का ये समय का रोना होता है कि सर समय नहीं मिल पाता है, कभी हमारे ऐसे काम पड़ जाते हैं, तो वो लोग समय को मैनेज करना सीख लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, हर किसी का काम पड़ता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम आप लोगों के पड़ते होंगे घर पे, लेकिन अगर आप लोग उस छोटे काम, अगर आपका 2 घंटे का काम है और उस 2 घंटे के काम के कारण आप अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को डिले कर रहे हो, तो मेरे भाई ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आप लोग वो 2 घंटे तो करिए, लेकिन फिर भी तो आप लोगों के पास 22 घंटे है ना, उस 22 घंटे में से सिर्फ आप लोगों को अपनी स्टडी के लिए 8 से 10 या 10 से 12 घंटे तो ही निकालने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी ये टाइम निकाल लिया तो आपका जो आने वाला टाइम होगा वो बड़ा शानदार होगा। और अगर आप लोगों ने बस रोना रोआ कि ये चीज है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो समस्या ऐसा कोई नहीं होगा जिस भी व्यक्ति के साथ
समस्या नहीं हुई रही होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आरएस, ठीक है, आरएएस जो राजस्थान पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि एक महिला है, ठीक है, जिसको क्या हो जाता है, 8 साल हो जाते हैं उसकी तलाक को, ठीक है, और तब भी उसके बाद भी वो क्या करती है, सड़कों में झाड़ू लगाती है, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ती है। ठीक है, वो पढ़ना नहीं छोड़ती है और फाइनली वो पीसीएस रैंक की अधिकारी बन जाती है। तो सब हर काम के पीछे क्या है, आप लोगों का डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को अपने विपरीत परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, आप लोगों को नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना है। ठीक है, आप लोग ये ना करें कि हाँ आज पढ़ाई नहीं हो रही, आज मेरा एक छोटा सा काम पड़ गया, मैं डिले कर लेता हूँ। अगर जैसा आज होगा आपका, वैसा ही आप लोगों का निश्चित तौर पे कल होगा। आप अपने लिए टाइम निकालना, ठीक है, आपको किसी के लिए टाइम निकाले चाहे ना निकाले, लेकिन अपने आप के लिए आप लोगों को टाइम जरूर निकालना होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हाँ भाई कि अब ये करना है कि सर फैमिली प्रेशर बना रही है कि जॉब करनी करनी है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है तैयारी करते करते, तो भाई मैं उन लोगों से ये चीज़ जरूर कहूँगा कि वो लोग कम से कम एटलीस्ट अगर जॉब पे भी जाते हैं, ठीक है, तो वो पहले अपने नोट्स बिल्कुल अपने घर पे, ठीक है, नोट्स तो वो लोग तैयार कर ले। जो उन लोगों को जॉब करने के बाद भी इतना टाइम, 4 घंटे भी अगर आप लोगों को मिलते हैं ना जॉब पे होने के बावजूद भी, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो जॉब पे हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों से आप लोग ले सकते हो एडवाइस, ठीक है, कि कैसे जॉब के साथ साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ भी एग्जाम को क्रैक किया, कैसे उन लोगों ने किया, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों पहले उन लोगों ने नोट्स बनाए, ठीक है, और सिर्फ उन्हें उन्होंने जॉब करते करते उन्होंने 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की और वो लोग सिलेक्शन को ले गए। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब उन्होंने घर पर बैठ के कम से कम 1 से 1.5 साल पहले खूब कड़ी मेहनत की है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर करिए। ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है और वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगा, ठीक है, आपके पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो भी आज इतना हर कोई भी टॉपिक डालोगे आप यूट्यूब के ऊपर, मेरे ही वीडियो नहीं है बल्कि कई वीडियो पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आप लोगों को बस, ठीक है, बस आप लोगों को अपने फोन पे स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने सिलेबस का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने और बिल्कुल आप लोगों के पास हेडफोन जो भी रहता है, ठीक है, आप लोग काम करते हो घर पे, तो उस टॉपिक को आप लोग क्या लगा लो, अपने मोबाइल फोन पे लगा लो और बाकी उसको सुनते रहो। ठीक है, ये सिर्फ रीजनिंग को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ रीजनिंग को छोड़ के मैं कहता हूं कि जो ये ग्रुप सी के जो एग्जाम है, सारा का सारा बाबा रट्टाफिकेशन का मामला है। ठीक है, बार बार दोहराने का मामला है और उसे कोई भी कर सकते हो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ग्रुप सी का एग्जाम। ठीक है, कि जहां आपको फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े 4-4 पेज के डेरिवेशन समझने हैं, आपको केमिस्ट्री के इक्वेशन समझनी है, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन समझनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जितनी बार इन जो भी ये आपके चंद वंश, पंवार वंश, ठीक है, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जितनी बार भी आपके माइंड में गूंजेगा, ठीक है, तब जितनी बार ये आपके माइंड में गूंजेगा, हर एक गूंज आप लोगों को आपके सिलेक्शन तक ले जाएगी। बस ये करना है आप लोगों को। ठीक है, 6-7 महीने का, ठीक है, 6-7 महीने का पागलपन आप लोगों के अंदर होना जरूरी है, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए। आपको आपके एग्जाम के अलावा अभी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ना आप लोगों को आपकी दोस्ती दिखनी चाहिए, ना आप लोगों को आपका फोन दिखना चाहिए, ना आप लोगों को कोई और संसाधन दिखना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ दिखना चाहिए तो सिर्फ यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, ये सिर्फ जो भी ये 4-5-6 वर्ड हैं, ये जो अक्षर हैं, ये लेटर हैं, ये आप लोगों को दिखने चाहिए। बस आप लोग ये साइन बना लीजिए कि हाँ भाई, विक्ट्री के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप लोग जीत जाओगे, आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो दुनिया आप लोगों के लिए ताली बजाएगी, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई भी आपको रातों की जो जगने वाली मेहनत है वो कोई नहीं देखेगा। लोग सिर्फ ये देखते हैं आपकी
आपके परिणाम का इंतजार है, आपके परिमाण का इंतजार लोगों को है, ठीक है। आपकी मेहनत कोई नहीं दिखता है, ठीक है। और लोगों को सिर्फ दिखता है तो रिजल्ट दिखता है कि हाँ ये बंदा क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, इसके महीने के 50,000 आ रहे कि नहीं आ रहे, बाकी कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। बस इन बातों के साथ, इन जो भी मेरे द्वारा बताई गई, इनके साथ आप लगातार आगे बढ़